वन। हेलो एवरी हेलो एवरीवन। आज हम लोग मार्च 24 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सो ही वाज जस्ट वेरी क्यूरियस टू डू द इंट्रो, दैट इज व्हाई आई लेट हिम डू इट। सो हमारा पार्ट टू यहाँ से चालू होता है। क्या बोला है कि आप लोग को अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईच एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू डैश ब्लॉक्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू फोर ब्लॉक्स, ठीक है। ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आर इंक्लूडेड इन S and all in S block लिखोगे आप लोग यहाँ पे, and all these elements are metal except hydrogen. Group 13 to group 18 are included in P block, and this block contains metals, non-metals, and metalloids. Group 3 to group 12 are included in D block. All the elements are elements shown a second, and all the elements are metal. Once again, and all the elements are dash elements shown at the bottom of the table, that is lanthanide and actinide series, and constitute all the dash and sorry constitute dash, and all these elements are metal. एक सेकेंड में फिर से लास्ट की दो लाइन पढ़ती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग लिटिल कंफ्यूज्ड। सो देखो, and the elements are dash elements, they are metals. Yeah, all the elements are metals. और उसके बाद में shown at the bottom of the periodic table, that is lanthanide and actinide constitute F block. क्या आएगा यहाँ पे? F block. सो लास्ट का तो दो ब्लॉक है, वो क्या होता है आपका? F block. मैं आप लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ना एक ओवरव्यू दे देती हूँ, वन सेकेंड। हाँ, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड होते हैं और आपके 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आपका ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो है वो एस ब्लॉक होता है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक होता है। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक होता है। और लास्ट में दो सीरीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो देखो, 1 मिनट। आपका जो ये ग्रुप है और आपका जो ये ग्रुप है, ये आता है आपका एस ब्लॉक में, और इसमें सारे मेटल्स होते हैं। आपका जो डी ब्लॉक है वो 3 से 12 तक होता है, और वो क्या होता है आपका? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में सारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलोगे आप लोग इसको? ट्रांजिशन मेटल्स। आपका जो पी ब्लॉक है वो 13 से लेके 18 तक चलता है, और इसको आप लोग क्या बोलते हो? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आप लोग को मेटल भी देखने को मिलेगा, आप लोग को ये सारे मेटलॉइड्स भी देखने के लिए मिलेंगे, और आपको सारे नॉन मेटल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर भी सारे क्या होते हैं? मेटल्स ही होते हैं, लेकिन हम लोग इसको अलग से एक सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। सो मैंने आप लोग को एक बार ओवरव्यू दे दिया है इसका। फिर आपका आएगा, what are the factors affecting the rate of chemical reactions? There are 5 factors which affects the rate of chemical reaction, और उसमें से आपको कोई भी एक फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। अब ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आपकी केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। और आपको उस जो भी फैक्टर्स है उसमें से कोई एक फैक्टर को आपको आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो 1 मिनट। यस, चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट टॉपिक है, आई गेस सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका। 1 मिनट। फैक्टर्स, यहाँ सो ये आपके जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। मुझे बताओ,
अगर दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में रिएक्ट ही नहीं करना चाहेंगे तो क्या रिएक्शन जल्दी से होगी क्या? नहीं। आपका रिएक्टेंट कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो लोगों को प्रोजेक्ट दिया है, दोनों जो लोग हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स क्या करेंगे? बेस्ट फ्रेंड्स अच्छे से मिलजुल के एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब उसमें अच्छी बॉन्डिंग होगी। लेकिन मैंने ऐसे दो लोगों को प्रोजेक्ट दिया है जो दुश्मन है समझो, सो प्रोजेक्ट तो बनाना कभी शुरू ही नहीं होगा, झगड़ा पहले शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का रिएक्टेंट हमने क्या चूज किया है इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। अगर रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग शो करते रहेंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट्स जो है एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से रिएक्ट ही नहीं कर पाते रहेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है? साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। आपके रिएक्टेंट्स जितने ज्यादा स्मॉल साइज के होंगे उतना ज्यादा इजी होता है रिएक्शन करने के लिए, और अगर आपके रिएक्टेंट्स जो है जितने ज्यादा बड़े साइज में होंगे रिएक्शन परफॉर्म होने में उतना ही प्रॉब्लम आता है। सो साइज अगर स्मॉल साइज होगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। फिर क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक HCl लिया जो कॉन्सेंट्रेटेड है और एक और HCl लिया जो डाइल्यूटेड है। अब ये डाइल्यूटेड क्या होता है? HCl में अगर मैंने बहुत सारा पानी मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl जिसके अंदर बहुत सारा पानी है वो रिएक्शन स्लोली शो करता है, बिकॉज पानी भी एक टाइप का बैरियर बन जाता है। लेकिन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया है, मतलब उसमें कोई पानी की मिलावट नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अपना रिएक्शन काफी ज्यादा जल्दी शो करते हैं, क्योंकि वो एकदम प्योर स्टेट होता है, इसमें कोई पानी मिला हुआ होता नहीं है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड अगर रिएक्टेंट रहेगा तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन शो करेगा। फिर क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ रिएक्शंस। टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर होना भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होगा या टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा तभी भी रिएक्शन प्रॉपरली नहीं होती है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और फिर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं वो आपकी रिएक्ट अगर केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट है तो या तो वो उसको स्ट्रॉन्ग या तो उसको फास्ट कर देंगे या तो उसको स्लो कर देंगे। तो कैटलिस्ट प्रेजेंट है या कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या स्लो होगी। अगर मैंने एक ऐसा कैटलिस्ट डाल दिया जिसकी वजह से रिएक्टेंट का रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है तो वो भी एक फैक्टर हो गया डिपेंड, जिसपे हम लोग का रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। तो कैटलिस्ट कैसा यूज किया है इस पे भी हमारा डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी। ठीक है। सो रिएक्ट कैटलिस्ट क्या होता है इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी वो ये केमिकल चेंज कर सकता है बिना केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग पढ़ के कोई भी एक पॉइंट आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने जो आपको समझाया वो भी आप अपने वर्ड्स के अंदर लिख के आ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? 1 मिनट। नेक्स्ट आपको क्या बोला है? ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो ये ग्राफ आपको ऑब्जर्व करना है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये ग्राफ हम लोग ने पिछले कुछ पेपर्स में भी किया है लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो आपको क्या बोल रहा है? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब क्या? आपके आइस का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो कन्वर्जन हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय गिविंग हीट, तो इसको ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू डिफरेंट स्टेट बाय कंटिन्यूसली गिविंग इट हीट। आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो और आपकी आइस का जो स्टेट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और इसी को ये ग्राफ क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स कन्वर्जन ऑफ eyes into different different phases by continuously providing heat। फिर क्या बोला है? आपकी ये लाइन ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन ए बी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो आइज है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। देखो मैं आपको बताया था
अगर आप लोग किसी भी चीज को हीट देते हो, वो दो चीज करेगा। या तो वो अपना फेज चेंज करेगा, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाएगा, या तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो फेज चेंज नहीं होगा, और अगर फेज चेंज कर रहा रहेगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए देखो, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आपका जो ग्राफ ए से बी है, उसमें आप लोग उसको हीट दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ा है। तो ये इस ए बी का हीट का वो क्या कर रहा है, वो आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपना फेज चेंज कर रहा है। फिर बी से सी जो है, वो लाइन क्या दिखा रही है कि इस केस के अंदर लिक्विड सिर्फ अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, और वो इस केस के अंदर आपका फेज चेंज नहीं कर रहा है। सो जो लाइन बी सी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि इन दिस केस water is increasing its temperature without changing its phase। ठीक है। और आपका जो लाइन सी डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में जो आपका लिक्विड है वो अपना फेज चेंज कर रहा है इनटू गैस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। आप लोग इसको इसके बाद कितना भी हीट दो, ये अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, सारे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट ये अलग टेबल आता है। इसमें देखो, अगर आपका इमेज आपके रेटिना के, 1 सेकेंड, अगर आपका इमेज रेटिना के पहले बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। और अगर आपका इमेज रेटिना के पीछे बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। सो अगर आगे बन रहा है तो क्या बोलेंगे, मायोपिया, और अगर पीछे बन रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। सो देखो, पोजिशन ऑफ इमेज इज इन द फ्रंट ऑफ रेटिना इस केस में, और इस केस में क्या होता है, बिहाइंड दी रेटिना। हम लोग इसको कैसे ठीक करेंगे, इस इमेज को हम लोग चाहते हैं कि ये और पीछे बने, ये रेटिना के ऊपर बने। तो हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, दैट इज अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करेगी, इन रे ऑफ लाइट को थोड़ा और डाइवर्ज करेगी ताकि वो रेटिना के ऊपर पड़े और एक इमेज बने। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, ताकि ये जो रे पीछे जा रही है ये आगे ही बन जाए, ये इसी सरफेस पे बन जाए। इसलिए हम लोग इस केस में क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस विच इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। फिर आप लोग को बोला है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखो, आप लोग को मैंने पिछ 2-3 पेपर पहले ही आयोनिक कंपाउंड समझाया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी समझाई थी। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड का इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड अपने मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो ये सारे प्रॉपर्टीज है, और इनमें से आप लोग कोई भी 3 लिख के आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपको क्लास में समझाने वाली हूँ, मतलब जब तक आप लोग ये लेक्चर देख रहे रहोगे तब तक मैं आपको समझा भी चुकी रहूंगी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सोलेनोइड क्या होता है और उसका आपको डायग्राम बनाना है। सोलेनोइड क्या होता है, जब आप कॉइल्स बनाते हो विद द हेल्प ऑफ कॉपर, कॉपर वायर को यूज करके जब आप लोग एक कॉइल बनाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं। और उसका डायग्राम आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है। आई विल जस्ट शो यू टू यू 1 मिनट। सो 1, सोलेनोइड, यस। सो देखो, है ना, कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज बाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स। मतलब आप लोग राउंड 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 करके क्या बना रहे हो, लूप बना रहे हो। इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग सोलेनोइड बोलते हो। ठीक है। और सोलेनोइड का आपको ये डायग्राम एग्जाम में बना के आना है कि एक एंड क्या हो जाती है, नॉर्थ पोल, दूसरी क्या हो जाती है, साउथ पोल। सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम बार मैग्नेट की तरह दिखता है, आप लोग ये भी लिख के आ सकते हो। ठीक है। विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, 1 मिनट। और हम लोग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें से मैंने आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवाया है, और 7 हम लोग, मैंने आपको नहीं करने के लिए कहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपको क्लास में करवा चुकी रहूंगी। और क्वेश्चन नंबर 4
का जो दोनों, ये जो दोनों भी है, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। रादर मैं काम करती हूँ, आप लोग को मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसके लिए मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो दूंगी, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये ना ऑलरेडी डिस्पर्जन मैंने प्रीवियस पेपर में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो देखो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब किसी मीडियम को जब क्रॉस करके लाइट अपने अपने कंपोनेंट्स में बढ़ जाती है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और कौन सी लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हुई है, आपकी वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हुई। देखो, ये आपका ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ से अपना पाथ उसने इतने ज्यादा एंगल पे चेंज किया, तो सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ है आप लोग का, वायलेट लाइट डेविएट हुआ है। और सबसे कम कौन डेविएट हुआ है, रेड लाइट। बिकॉज देखो रेड लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ रहा है, कम आ रहा है, दैट इज वाई रेड लाइट डेविएट्स द लीस्ट। फिर क्या बोला है, कोई भी एक फिनोमिना जो नेचर में होता है, जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट है, तो आपका जो रेनबो बनता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही बन पाता है। में क्या बोला है, स्पेक्ट्रम को आपको डिफाइन करना है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम रेफर्स टू अ रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस व्हेन द लाइट इज डिस्पर्स बाय अ प्रिज्म। मतलब जब हमारी लाइट डिस्पर्स हो जाती है प्रिज्म के थ्रू, सो जो आपको सीरीज ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। देखो इस केस के अंदर जब सनलाइट डिस्पर्स हुई विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, आपको विबग्योर देखने को मिला। विबग्योर क्या होता है, एक सीरीज ऑफ कलर्स होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। This phenomena occurs because different wavelength of light are bent by different amount as they pass through prism, resulting in spread of colors from red to violet। ये क्यों होता है, बिकॉज हर लाइट की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है, और हर लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से लाइट क्या होती है, बेंड होती है। इसके वजह से आपको हर एक लाइट का अलग अलग बेंडिंग देखने को मिलता है, और हर एक लाइट क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। सो आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक लेक्चर देखा। आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो, दैट्स इट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।